अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम बायो क्लास 11 चैप्टर नंबर 4 टॉपिक नंबर 2 सब टॉपिक 4.2.3 मैकेनिज्म ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में मैकेनिज्म ऑफ एनारोबिक रिस्पायरेशन पढ़ा था, जिसमें हमने कहा था कि रिस्पायरेशन जो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है उसको हम एनारोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं, और उसकी दो टाइप्स हैं, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन एंड अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अगर तो पायरुवेट कन्वर्ट हो रहा है लैक्टिक एसिड में तो हम उसको लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहेंगे, और अगर जो हमारे पास पायरुवेट है वो कन्वर्ट हो रहा है इथानॉल में तो हम उसको अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहेंगे। आज हम बच्चों मैकेनिज्म पढ़ेंगे एरोबिक रिस्पायरेशन का। Aerobic respiration is a catabolic process which involves complete oxidative breakdown of organic food, especially glucose, into carbon dioxide and water with the release of great deal of energy in the form of ATPs. बच्चों, कह रहा है कि जो एरोबिक रिस्पायरेशन है ये कैटाबोलिक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि ग्लूकोज, किसी भी ऑर्गेनिक फूड की, स्पेशली ग्लूकोज की कंप्लीट ब्रेकडाउन होती है। ठीक है, किसमें ब्रेकडाउन होती है? इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विद रिलीज ऑफ ग्रेट डील ऑफ एनर्जी। बच्चों, हमने एनारोबिक रिस्पायरेशन में ये भी पढ़ा था कि वो क्या थी, हमारे पास इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज थी, जबकि जो एरोबिक रिस्पायरेशन है ये क्या है? ये कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज है। ठीक है, और ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाता है? हमारे पास फाइनली कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, और साथ में रिलीज करता है लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। इट इज प्रीडोमिनेंट रिस्पायरेटरी पाथवे इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। कह रहा बच्चों, ये एक बहुत प्रीडोमिनेंट रिस्पायरेटरी पाथवे है बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में। एरोबिक रिस्पायरेशन इज कंप्लीटेड इन 4 phases: glycolysis, oxidation of pyruvate, Krebs cycle and respiratory electron transport chain। कह रहा बच्चों, ये जो एरोबिक रिस्पायरेशन का प्रोसेस है ये 4 फेजेस में कंप्लीट होता है। कौन कौन सी? सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस, देन ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट, देन क्रेब्स साइकिल एंड फाइनली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब हम इन चारों फेजेस को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास पहला स्टेप आ जाता है ग्लाइकोलिसिस। बच्चों, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ग्लाइकोलिसिस क्या है। ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुवेट है। ठीक है, glycolysis is the process of breakdown of glucose, a similar hexose sugar, into two molecules of pyruvate through a series of enzymatic reactions, releasing some energy as ATP and reduced coenzymes as NADH। कह रहे बच्चों, ग्लाइकोलिसिस क्या है? प्रोसेस है ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज का या किसी भी हेक्सोज शुगर। हेक्सोज होती है बच्चों 6 कार्बन वाली शुगर, जैसे हमने पढ़ा ना, पेंटोज 5 कार्बन, हेक्सोज 6 कार्बन, हेप्टोज 7 कार्बन, सो ऑन। ठीक है, तो हेक्सोज है Ne6 कार्बन शुगर इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट थ्रू अ सीरीज ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शंस। कह रहा है बच्चों, एक सीरीज ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शंस के थ्रू ग्लूकोज या किसी भी हेक्सोज शुगर की ब्रेकडाउन into 2 molecule of pyruvate, it is known as glycolysis. It occurs in the cytoplasm। कह रहा बच्चों, ये साइटोप्लाज्म में होता है ये प्रोसेस। It is completed in 2 phases। कह रहा बच्चों, ये जो ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस है ये भी 2 फेजेस में कंप्लीट होता है, i.e. प्रिपरेटरी फेज एंड ऑक्सीडेटिव फेज। ठीक है बच्चों, ये जो ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस है इसको भी हम 2 फेजेस में डिवाइड करते हैं। एक है हमारे पास प्रिपरेटरी फेज, दूसरी है ऑक्सीडेटिव फेज। प्रिपरेटरी फेज is an investment phase in which 2 ATPs are consumed। कह रहा है बच्चों, प्रिपरेटरी फेज जो है ये एक इन्वेस्टमेंट फेज है, यानी इसमें हम कोई चीज इन्वेस्ट करें। in which 2 ATPs are consumed, जिसमें 2 ATPs क्या कंज्यूम कर लेता है प्रोसेस। ठीक है, its end products are 2 molecules of G3P। कह रहा है इसके एंड प्रोडक्ट्स क्या बनते हैं? हमारे पास 2 molecules of G3P बनते हैं। ठीक है, on the other hand oxidative phase is payoff phase in which not only ATPs are produced through substrate level phosphorylation but it also produces NADH, which upon further oxidation in respiratory electron transport chain yield more ATP। कह रहा है बच्चों, जो ऑक्सीडेटिव फेज है ये पे ऑफ फेज है,
ठीक है, यानी हमें पे ऑफ करिए, यानी हमें बेनिफिट दे, जिसमें कह रहा है कि ना सिर्फ एटीपीज बनते हैं बल्कि उसके अलावा एनएडीएच भी प्रोड्यूस होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में चेन में जाके फर्दर एटीपीज क्या करता है, यील्ड करता है। द होल ग्लाइकोलाइसिस पाथवे टेक प्लेस इन द फॉलोइंग सब स्टेप्स। कह रहा है जो ग्लाइकोलिसिस का जो पूरा प्रोसेस है ये सारे इन स्टेप्स में होता है। फर्स्ट स्टेप है हमारे पास फास्फोराइलेशन। When glucose reacts with ATP in the presence of enzyme hexokinase or glucokinase, a phosphate from ATP is transferred to glucose। कह रहा है बच्चों, जब एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल एटीपी के साथ रिएक्ट करता है किसकी प्रेजेंस में, हेक्सोकाइनेज या ग्लूकोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में, तो जो एटीपी का फॉस्फेट है वो इसको ट्रांसफर हो जाएगा, ग्लूकोज को पास ट्रांसफर हो जाएगा। इन दिस वे ग्लूकोज इज फास्फोराइलेटेड टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। कह रहा है इस तरह ग्लूकोज है जो हमारे पास वो फास्फोराइलेटेड हो जाएगा, यानी उसमें क्या हुई है, एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप हुई है, तो इसलिए इसको हम फास्फोराइलेशन कह रहे हैं। ठीक है, तो कह रहा है ग्लूकोज फास्फोराइलेटेड हो जाएगा टू किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। बच्चों इसको ग्लूकोज 6 फॉस्फेट क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि जो इसमें फॉस्फेट ग्रुप ऐड हुआ है वो जाके ग्लूकोज के कार्बन नंबर 6 पे ऐड हुआ है, तो इसलिए ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। एंड एटीपी इज चेंज टू एडीपी, और जो एटीपी है वो एडीपी में कन्वर्ट हो गया। क्यों वाला, एटीपी होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, उसमें 3 फॉस्फेट ग्रुप होते हैं, वो कन्वर्ट हो गया एडीपी यानी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, यानी उसके पास 2 फॉस्फेट ग्रुप रह गए, तो एक इधर गया फॉस्फेट, एक फॉस्फेट हमने एटीपी से ले लिया और किसको दे दिया, ग्लूकोज को, इसलिए तो वो कन्वर्ट हो गया है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। कह रहा है कि इस फेज में क्या होता है कि जब ग्लूकोज एटीपी के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ हेक्सोकाइनेज एंजाइम, तो एटीपी से एक फॉस्फेट ऐड हो जाता है ग्लूकोज में और वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, और एटीपी कन्वर्ट हो जाता है एडीपी में। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास आइसोमेराइजेशन। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट is changed to its isomer fructose 6 phosphate with the help of enzyme phosphohexose isomerase। नेक्स्ट कह रहा है बच्चों आइसोमेराइजेशन होगी। आइसोमर्स तो आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा कि क्या कहते हैं हम, molecules having same chemical formula molecular formula but different structure। ठीक है, अरेंजमेंट क्या कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका क्या हो कि केमिकल फार्मूला या मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो बट क्या स्ट्रक्चर या अरेंजमेंट डिफरेंट हो। ठीक है, तो कह रहे हैं नेक्स्ट आइसोमेराइजेशन होगी। जो हमारे पास ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना था पहले स्टेप में, कह रहा है वो अपने आइसोमर फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और किसकी मदद से कन्वर्ट होगा, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम फॉस्फोहेक्सोज आइसोमेरेज। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास फास्फोराइलेशन। व्हेन फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट रिएक्ट विद अनदर एटीपी, जो पहले वाला स्टेप था फास्फोराइलेशन वो अगेन होगा। ठीक है, कह रहा है व्हेन जो हमारे पास फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बन गया है, कह रहा है जब वो दोबारा रिएक्ट करेगा एक और एटीपी के साथ, इट इज अगेन फास्फोराइलेटेड टू फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। कह रहा है तो वो जो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट था वो कन्वर्ट हो जाएगा फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। इसका क्या मतलब है, फ्रुक्टोज तो फ्रुक्टोज 1,6 का मतलब है कि देखिए एक पहले भी फॉस्फेट था, अब जो नया फॉस्फेट है वो फ्रुक्टोज के कार्बन नंबर 1 पे अटैच होगा, तो इसलिए हमने वो पोजीशन मेंशन किया है कि फ्रुक्टोज 1,6 के कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 6 पे बाय का मतलब 2 होता है फॉस्फेट, ये 2 फॉस्फेट ग्रुप अटैच है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज एंड एटीपी इज चेंज टू एडीपी। कह रहा है इसमें क्या होगा कि फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट दोबारा रिएक्ट करेगा एक एटीपी के साथ और कन्वर्ट हो जाएगा फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास बच्चों splitting। Now fructose 1,6 bisphosphate split up with the help of enzyme aldolase to form two molecules each of 3 carbon compounds. One is glyceraldehyde 3-phosphate and other is dihydroxyacetone 3-phosphate। कह रहे हैं नेक्स्ट होगी स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग का मतलब ये होता है कि टूटना। ठीक है, कह रहे हैं नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट है वो स्प्लिट कर देगा कौन सी एंजाइम की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम एल्डोलेज। एल्डोलेज एंजाइम की मदद से,
और क्या बना देगा, 2 मॉलिक्यूल्स बना देगा और दोनों 3 3 कार्बन के होंगे। ठीक है, देखिए फ्रुक्टोज में 6 कार्बन है, तो जो अब टूट के वो 2 मॉलिक्यूल बना रहा है, तो जो दोनों मॉलिक्यूल्स बनेंगे वो 3 कार्बन कंपाउंड होंगे। ठीक है, कह रहा है एक मॉलिक्यूल वो बनाएगा ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फास्फेट, जिसको हम शॉर्ट में G3P कहते हैं, और दूसरा मॉलिक्यूल वो बनाएगा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन 3 फास्फेट। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास बच्चों आइसोमेराइजेशन। ऊपर भी आइसोमेराइजेशन हुई थी, अगेन आइसोमेराइजेशन होगी। ठीक है, कि आइसोमर में कन्वर्ट होगा। देखते हैं कौन आइसोमर में कन्वर्ट होगा। Dihydroxyacetone 3-phosphate is not directly utilized further and is ultimately changed to its isomer glyceraldehyde 3-phosphate G3P with the help of enzyme phosphotriose isomerase। कह रहा है ये जो हमारे पास ऊपर 2 मॉलिक्यूल बने थे, एक तो बना था G3P, एक बना था डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन 3 फास्फेट। कह रहा है ये जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन 3 फास्फेट है, ये डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं होता फर्दर, इसलिए ये भी चेंज हो जाएगा अपने आइसोमर में। कौन से आइसोमर में चेंज हो जाएगा, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट, जिसको हम G3P कहते हैं। और ये कौन सी एंजाइम की मदद से आइसोमर में चेंज होगा, फास्फोट्राइओज आइसोमेरेज। इन दिस वे प्रिपरेटरी फेज इज कंप्लीटेड। कह रहा है इस तरह हमारे पास जो प्रिपरेटरी फेज है वो कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट फेज ऑफ ग्लाइकोलाइसिस is preceded by 2 molecules of G3P, therefore the remaining reactions occur twice। कह रहा है बच्चों इस तरह हमारे पास जो प्रिपरेटरी फेज है वो कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास फाइनली क्या बन गया, हमारे पास 4 स्टेप तक हमारे पास एक G3P बना था, एक डाईहाइड्रोक्सी 3 एसीटोन 3 फास्फेट बना था। जो डाईहाइड्रोक्सी 3 एसीटोन 3 फास्फेट है वो भी G3P में कन्वर्ट हो गया। तो हमारे पास फाइनली क्या बच गया, 2 molecules ऑफ G3P ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट बन गए। ठीक है, कह रहा है नेक्स्ट फेज जो होगी ग्लाइकोलाइसिस की वो प्रोसीड होगी बाय 2 molecules ऑफ G3P, और कह रहे जो रिमेनिंग रिएक्शंस है वो 2 टाइम्स होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास स्टेप डिहाइड्रोजिनेशन एंड फास्फोराइलेशन। G3P donates hydrogen to NAD to form NADH and accepts inorganic phosphate to form 1,3-bisphosphoglycerate with the help of enzyme G3P dehydrogenase. This step is also called oxidative phosphorylation। कह रहे बच्चों इस स्टेप में क्या होगा कि जो हमारे पास G3P बना था ग्लिसरल्डिहाइड एसीटोन 3 फास्फेट, ये देखिए ऊपर ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट G3P। ठीक है, कह रहा है वो क्या करेगा, सबसे पहले वो हाइड्रोजन डोनेट करेगा, देगा NAD को, और वो क्या बना लेगा NADH, और साथ में एक इनऑर्गेनिक फास्फेट यानी फास्फेट को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा 1,3 बेस फास्फोग्लिसरेट में। किस एंजाइम की मदद से, G3P डिहाइड्रोजिनेज की मदद से। ठीक है, इस स्टेप को हम ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ ATP। द डायरेक्ट synthesis of ATP from organic phosphorylated substrate is called substrate level phosphorylation। कह रहा है जो डायरेक्ट सिंथेसिस होती है ATP की फ्रॉम ऑर्गेनिक फास्फोराइलेटेड सबस्ट्रेट से, उसको हम कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। In this step 1,3-bisphosphoglycerate is converted into 3-phosphoglycerate by transferring its phosphate group to ADP and a molecule of ATP is formed। कह रहे बच्चों इस टाइप में क्या होता है कि जो 1,3-bisphosphoglycerate है वो कन्वर्ट हो जाता है 3-phosphoglycerate में। कैसे, बाय ट्रांसफरिंग फॉस्फेट ग्रुप टू ADP, कि वो अपना जो फॉस्फेट ग्रुप है वो दे देता है ADP को, और क्या बन जाता है हमारे पास एक ATP मॉलिक्यूल बन जाता है। ठीक है, दिस रिएक्शन इज कैटालाइज्ड बाय एंजाइम फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। और इस रिएक्शन को कौन सा एंजाइम कैटालाइज करता है, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। नेक्स्ट इज आइसोमराइजेशन। अगेन आइसोमराइजेशन होगी। इन दिस स्टेप पोजीशन ऑफ phosphate group is changed from carbon 3 to carbon 2 of phosphoglycerate to form 2-phosphoglycerate with the help of enzyme phosphoglycerate mutase। कह रहा है इस स्टेप में क्या होगा कि जो फॉस्फेट ग्रुप अटैच है कार्बन नंबर 3 पे, वो चला जाएगा पोजीशन कार्बन नंबर 2 पे,
और कन्वर्ट हो जाएगा 2-फॉस्फोग्लिसरेट हमारे पास बन जाएगा कि और किस एंजाइम की मदद से ये बनेगा, ये बनेगा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम phosphoglycerate mutase. Next is dehydration. In this step, 2-phosphoglycerate undergoes dehydration and is converted into phosphoenol pyruvate PEP. क्या इस स्टेप में क्या होता है कि जो हमारे पास 2-फॉस्फोग्लिसरेट बना है ऊपर वाले स्टेप में, वो डिहाइड्रेशन में चला जाता है और कन्वर्ट हो जाता है फास्फोइनोल पायरुवेट पीईपी में with the help of enzyme enolase. Last step is formation of ATP. Again, a molecule of ATP is produced by substrate level phosphorylation when phosphoenol pyruvate loses phosphate group, which is taken by ADP to form ATP in the presence of an enzyme pyruvate kinase. कह रहे बच्चों दोबारा एक एटीपी मॉलिक्यूल बनता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। कह रहा है कि जब फास्फोइनोल जो ऊपर वाले स्टेप में बना हमारे पास पायरुवेट, जब वो एक फास्फेट ग्रुप लूज करेगा और वो एडीपी ले लेगा तो वो क्या बना देगा एटीपी, और ये किसकी प्रेजेंस में होगा? इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम पायरुवेट काइनेज द फास्फोइनोल पायरुवेट इज फाइनली कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट। कह रहा है जो हमारे पास फास्फोइनोल पायरुवेट था फास्फेट ग्रुप देने के बाद हमारे पास फाइनली कन्वर्ट हो गया है पायरुवेट में। ठीक है, तो देखिए एंड पे ग्लाइकोलाइसिस के हमारे पास क्या बना, ग्लूकोज है, फाइनली हमारे पास बन गया पायरुवेट यानी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट। ठीक है, ये देखिए बच्चों ऊपर फिगर 4.12 आपको नजर आ रही होगी साइड पे, ग्लाइकोलाइसिस पाथवे दिया हुआ है। ठीक है, अगर आप देखें तो ये जो पूरा पाथवे है इसको हमने दो फेजेस में डिवाइड किया हुआ है। ये देखिए साइड पे नजर आ रहा है आपको पिंक कलर में प्रीपरेटरी फेज, ए वाली बी वाली है हमारे पास पे ऑफ फेज। सबसे पहले क्या होगा, जो ग्लूकोज है हमारे पास वो कन्वर्ट हो जाता है थ्रू फास्फोराइलेशन ग्लूकोज 6 फास्फेट में। ठीक है, वो एटीपी से एक फास्फेट ग्रुप ले लेता है और कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज 6 फास्फेट में। ठीक है, और एटीपी तो जब एटीपी से फास्फेट ले लिया तो वो तो एडीपी में कन्वर्ट होगा ना। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप होता है आइसोमराइजेशन और ग्लूकोज 6 फास्फेट कन्वर्ट हो जाता है फ्रुक्टोज 6 फास्फेट अपने आइसोमर में। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, अगेन फास्फोराइलेशन होती है, फ्रुक्टोज 6 फास्फेट एटीपी से एक फास्फेट ग्रुप लेगा और कन्वर्ट हो जाएगा फ्रुक्टोज 1,6 बिसफास्फेट। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास स्प्लिटिंग। नेक्स्ट होता है कि वो स्प्लिटिंग होती है। ठीक है, जो फ्रुक्टोज 1,6 बिसफास्फेट हमारे पास बना है वो स्प्लिट होके दो मॉलिक्यूल्स बना लेता है। एक बना लेता है ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फास्फेट G3P, दूसरा बना लेता है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट। ठीक है, अब ये जो हमारे पास डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट है ये हम डायरेक्टली यूज नहीं होता, तो ये भी अपने दोबारा आइसोमराइजेशन होगी और ये कन्वर्ट हो जाएगा अपने आइसोमर ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फास्फेट में G3P में। तो फाइनली हमारे पास प्रिपरेटरी फेज के एंड पे क्या बन गए, दो मॉलिक्यूल्स ऑफ G3P बन गए यानी ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फास्फेट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास स्टार्ट हो जाती है पेया फेज। जो G3P था हमारे पास वो क्या करेगा, वो थ्रू डिहाइड्रोजिनेशन और फास्फोराइलेशन कन्वर्ट हो जाता है हमारे पास 1,3 बिसफास्फोग्लिसरेट में, और 1,3 बिसफास्फोग्लिसरेट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू 3 फास्फोग्लिसरेट, और जो 3 फास्फोग्लिसरेट है वो थ्रू आइसोमराइजेशन कन्वर्ट हो जाता है 2 फास्फोग्लिसरेट में, और जो 2 फास्फोग्लिसरेट है वो हमारे पास फाइनली डिहाइड्रेशन के बाद कन्वर्ट हो जाता है फास्फोइनोल पायरुवेट में, और फास्फोइनोल पायरुवेट फास्फेट ग्रुप देने के बाद एडीपी को कन्वर्ट हो जाता है फाइनली पायरुवेट में। इस तरह हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस के एंड पे देखें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट बन गए। ठीक है, तो यह है प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, सो स्टूडेंट्स हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट टू एसिटाइल कोए। अच्छा बच्चों, अब ये हम पढ़े एरोबिक रिस्पिरेशन, पहला स्टेप था ग्लाइकोलाइसिस जिसमें क्या हुआ कि ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया इनटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट, फाइनली हमारे पास क्या बन गया पायरुवेट। अब कह रहा है जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें क्या होता है, पायरुवेट की क्या होती है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट टू एसिटाइल कोए, और वो कन्वर्ट हो जाएगा एसिटाइल कोए में। ठीक है, पायरुवेट्स आर प्रोड्यूस्ड इन साइटोसोल। बच्चों जो पायरुवेट्स है ये कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, साइटोसोल में, बिकॉज पायरुवेट इज अ
charged molecule, it must enter the mitochondrion via active transport with the help of the transport protein pyruvate translocase। कह रहे बच्चों जो पायरुवेट है ये चार्ज मॉलिक्यूल है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर होगा थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट with the help of a transport protein known as pyruvate translocase. On entering the mitochondria, pyruvates do not directly participate in Krebs cycle, but they undergo an intermediate phase called oxidation of pyruvate or link reaction, as it links the pathway of aerobic respiration that occurs outside the mitochondria with that occurs inside the mitochondria। कह रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर होने के बाद जो पायरुवेट है वो डायरेक्टली क्रेब्स साइकिल में इंटर नहीं हो सकता, बल्कि उससे पहले वो एक इंटरमीडिएट फेज में चला जाता है जिसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट या लिंक रिएक्शन भी इसको कहते हैं, क्योंकि वो जो एरोबिक रिस्पिरेशन का वो पाथवे जो माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर हो रहा था उसको कनेक्ट करता है, लिंक करता है विद द रिएक्शन व्हिच अकर इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। ये देखिए बच्चों नीचे एक फिगर दी हुई है, फिगर 4.13 पाथवे ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट के ऑक्सीडेशन ऑफ जो पायरुवेट होती है इसका पाथवे क्या है। सबसे पहले ये देखिए हमारे पास पायरुविक एसिड था, ठीक है, उसकी क्या हुई है डीकार्बोक्सिलेशन। अच्छा बच्चों अब कुछ टर्म्स है जो आपको बताना चाहिए, डिहाइड्रेशन क्या है, डीकार्बोक्सिलेशन क्या है, हाइड्रोजिनेशन क्या है, फास्फोराइलेशन क्या है, ठीक है। अब देखिए डी का मतलब होता है रिमूवल, किसी भी वर्ड के स्टार्ट में डी है, कार्बोक्सिलेशन कार्बन डाइऑक्साइड से है, ठीक है। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 हमने क्या करना है रिमूव करना है, तो कार्बन पायरुविक एसिड की जब डीकार्बोक्सिलेशन होगी यानी हम अगर इसमें से CO2 रिमूव कर देंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा एसिटल्डिहाइड में। नेक्स्ट एसिटल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन होगी तो वो कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास या डीहाइड्रोजिनेशन, डी का मतलब होता है रिमूवल, हाइड्रोजिनेशन क्या मतलब है हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन रिमूव करेंगे एसिटल्डिहाइड में से तो वो कन्वर्ट हो जाएगा एसिटाइल ग्रुप में, और एसिटाइल ग्रुप में अगर हम कोएंजाइम ए ऐड कर दें तो वो कन्वर्ट हो जाएगा एसिटाइल को ए में, ठीक है। तो ये हमारे पास है पाथवे ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट। अब हम इसको पढ़ेंगे डिटेल से तो आपको समझ आ जाएगा। ये देखिए द ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट टेक्स प्लेस इन 3 स्टेप्स। कह रहा है जो ये पायरुवेट की ऑक्सीडेशन है ये 3 स्टेप्स में होती है, वो मैंने ऊपर आपको बता दी है। पहले डीकार्बोक्सिलेशन होगी यानी उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगा, फिर डिहाइड्रोजिनेशन होगी यानी हाइड्रोजन रिमूव होगा, फाइनली एडिशन ऑफ क्या होगा कोएंजाइम ए होगी। तो कह रहा है फर्स्ट स्टेप ये जो ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट है ये 3 स्टेप्स में होगी। फर्स्ट इट अंडरगोस डीकार्बोक्सिलेशन की पहले सबसे पहले डीकार्बोक्सिलेशन होगी इन विच अ मॉलिक्यूल ऑफ CO2 इज रिमूव्ड फ्रॉम पायरुवेट टू फॉर्म एसिटल्डिहाइड। कह रहा है कि सबसे पहले डीकार्बोक्सिलेशन होगी जिसमें एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूव हो जाएगा पायरुवेट से और क्या बना लेगा एसिटल्डिहाइड। देन NAD+ रिमूव्स हाइड्रोजन फ्रॉम एसिटल्डिहाइड। देन जो NAD+ है ये क्या करेगा ये एसिटल्डिहाइड में से हाइड्रोजन रिमूव कर देगा। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ऑक्सीडेशन और डिहाइड्रोजिनेशन a 2 carbon fragment acetyl and NADH are produced। फाइनली कह रहा है इसकी वजह से क्या होगा ये जो हमारे पास डिहाइड्रोजिनेशन या ऑक्सीडेशन हुई है, ऑक्सीडेशन इसको क्यों कह रहे हैं बच्चों, बच्चों जो हमारे पास ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है ना वो हम उसको 3 बेसिस पे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये भी आप समझ लें पहले। तो ऑक्सीडेशन हो सकता है हमारे पास गेन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कोई ऑक्सीजन अगर गेन हो रही है तो उसको भी हम ऑक्सीडेशन कह सकते हैं, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन्स अगर मूव हो रहे हैं तो उसको भी हम ऑक्सीडेशन कहेंगे। और जो रिडक्शन है उसका अपोजिट है, अगर तो ऑक्सीजन लूज हो रही है तो वो रिडक्शन है, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन गेयर हो रहे हैं तो वो क्या है रिडक्शन है। अब इस केस में क्या हुआ है हमारे पास, इस केस में जो हमारे पास जो है हाइड्रोजन है वो क्या हुआ है रिमूव हुई है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे ये क्या हुई है ऑक्सीडेशन हुई है या डिहाइड्रोजिनेशन हुई है यानी हाइड्रोजन रिमूव हुआ है। कह रहा है एज अ रिजल्ट of this oxidation or dehydrogenation a 2 carbon fragment acetyl and NADH are produced। इसकी वजह से हमारे पास क्या क्या बन जाएगा एक 2 कार्बन वाला फ्रेगमेंट एसिटाइल और साथ में NADH बन जाएंगे। फाइनली एसिटाइल ग्रुप is combined with coenzyme A to form acetyl CoA। क्या है फाइनली क्या होगा जो एसिटाइल ग्रुप था वो कंबाइन कर जाएगा कोएंजाइम A के साथ और क्या बना लेगा एसिटाइल CoA। दिस ऑक्सीडेशन
Decarboxylation and addition of coenzyme A is catalyzed by complex of three enzymes called pyruvate dehydrogenase complex. कह रहा है ये जो तीन प्रोसेसेस हुए हैं, डिकार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीडेशन और एडिशन ऑफ कोएंजाइम ए, इन तीनों को कैटालाइज कौन कर रहा है? एक कम्प्लेक्स, तीन एंजाइम का एक कम्प्लेक्स है वो कैटालाइज कर रहा है, जिसको हम कहते हैं पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कम्प्लेक्स। तो ये देखिए हमारे पास ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट कंप्लीट हो गया है। तो इसमें हमारे पास पायरुवेट से फाइनली क्या बन गया है? फाइनली हमारे पास बन गया है एसिटाइल को ए। ये बच्चों अगर आप साइड पे देखें, बल्कि ये पहले फिगर 4.13 देखें, पाथवे ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट में आपको आगे बता चुके हैं, दोबारा देख लें कि हमारे पास क्या था, पायरुवेट था। उसकी सबसे पहले हमने डिकार्बोक्सिलेशन की, यानी उसमें से CO2 रिमूव कर दिया। जब CO2 रिमूव कर दिया तो पीछे हमारे पास जो मॉलिक्यूल बच गया वो क्या बच गया? एसिटाल्डिहाइड। फिर हमने उसके की है ऑक्सीडेशन की है या डिहाइड्रोजनेशन की है, यानी हाइड्रोजन रिमूव किया है। जब वो हमने रिमूव किया है, वो रिमूव किसने किया? Na+ ने रिमूव किया, उसने ले लिया और वो कन्वर्ट हो गया NADH में। पीछे हमारे पास जो बन गया बच गया मॉलिक्यूल, उसको हम कहेंगे ये एसिटाइल बच गया। फाइनली एसिटाइल ग्रुप में हमने कोएंजाइम ए ऐड किया है, तो वो कन्वर्ट हो गया एसिटाइल को ए में। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट के एंड पे क्या बन गया? एसिटाइल को ए। जैसे ग्लाइकोलिसिस के एंड पे हमारे पास पायरुवेट बना था, तो ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट के बाद फाइनली हमारे पास क्या बन गया? एसिटाइल को ए। ये एक नीचे भी फिगर दी हुई है, साइड पे देखें, फिगर 4.14, साइट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट, कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू एसिटाइल कोए, द जंक्शन बिटवीन ग्लाइकोलिसिस एंड सिट्रिक एसिड साइकिल। अच्छा बच्चों, ये एग्जाम दे रहा है, ये बाहर साइटोसोल है, अंदर माइटोकॉन्ड्रियन है। बाहर जो है हमारे पास ग्लाइकोलिसिस जो है वो साइटोसोल में होती है, और वहां पे वो क्या बन गया? हमारे पास पायरुवेट बन गया। अब ये जो पायरुवेट है ये हमारे पास अंदर चला जाता है माइटोकॉन्ड्रियन में। ठीक है, ये जो इसको लेके जा रहा है वो कौन सी? ये जो पर्पल कलर में सुने, ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है जो इसको पायरुवेट के अंदर लेके जा रही है। जब ये अंदर गया है माइटोकॉन्ड्रिया में, तो सबसे पहले इसकी डिकार्बोक्सिलेशन है, ये देखिए CO2 एरो लगा के नीचे गया, यानी रिमूव कर दिया, तो ये कन्वर्ट हो गया था हमारे पास एसिटाल्डिहाइड में। फिर Na+ ने उसकी डिहाइड्रोजनेशन किया, उसमें से हाइड्रोजन रिमूव किया, तो वो कन्वर्ट हो गया एसिटाइल ग्रुप में। देखिए 1 2 3 स्टेप बाय थर्ड स्टेप होगा एडिशन ऑफ कोएंजाइम ए। देखिए कोएंजाइम ए का एरो है, उसको ऐसे ऐड किया हुआ। ठीक है, तो वो ऐड किया तो फाइनली हमारे पास बन गया है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एसिटाइल को ए। ठीक है, तो ये जो हमारे पास ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, और जो ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस है वो साइटोसोल में होता है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स हमारे पास ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।